धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल दिल्ली में जो चुनावी नतीजा आया है उसके बाद एक नैरेटिव, एक धारणा सेट करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही हिंदुत्व नहीं चला हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से हर राज्य में हिंदुत्व चल रहा है और दिल्ली में भी हिंदुत्व की जीत हुई है। यानी कि आरएस और बीजेपी की विचारधारा आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि अब इसी विचारधारा के दम पर बिहार और बंगाल को भी इसी तरीके से हड़प लिया जाएगा, जीत लिया जाएगा या हथिया लिया जाएगा। उस मुद्दे को शायद गायब करने की कोशिश की जा रही है जो खड़ा हो रहा है चुनाव आयोग की भूमिका पर, चुनावी प्रक्रिया पर। आप जानते हैं अखिलेश यादव ने कह दिया था कि चुनाव आयोग मर चुका है और मैं उसके ऊपर सफेद कपड़ा डालने के लिए लेकर आया हूं। उसके बाद खूब भूचाल बचा था, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद चुनाव आयोग को लगता है क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस के इस एजेंडे को हर कोई आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो दो सवाल मैंने आपके सामने रखे। इन दोनों सवालों को कैसे देखा और समझा जा सकता है और क्या है इनकी हकीकत, यही जानने के लिए हमने सुबह सुबह परेशान कर दिया है डॉक्टर राम पुनियानी जी को। उन्हें फोन लगा दिया, उन्होंने वक्त भी दे दिया है, तो उनके साथ में एक बातचीत आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। और माफी चाहूंगा कि आपको मैंने सुबह सुबह परेशान किया। कोई बात नहीं। मेरा पहला सवाल यह है कि दिल्ली की जीत में मशीनरी जिम्मेदार है कि इन्होंने मशीनरी को पूरी तरह कब्जा लिया है, या वाकई में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इनकी विचारधारा हार गई थी वो विचारधारा अब इनकी जीत रही है? आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि इनकी मशीनरी बहुत परफेक्ट हो गई है। चुनाव आयोग हो या फिर उनकी जो चुनावी प्रक्रिया, चुनाव लड़ने की जो तरीका है, उसमें उनकी बहुत परफेक्शन आ गया है। दो तीन चीजें हैं, मैं इसको सिलसिलेवार चलते हैं। पहली बात तो आपने सही कही कि इनकी मशीनरी में एकदम इन्होंने परफेक्ट कर लिया है और वो एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है अकरम भाई कि मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस की कोशिश थी साथ में आने की, और इस बार केजरीवाल ने तुरंत बोल दिया कि हम सब सीटों पर लड़ेंगे, यानी उन्होंने इंडिया अलायंस को कोई महत्व नहीं दिया। और इंडिया अलायंस के बाद फिर सभी पार्टियों को अपना अपना लगता है। तो जो शुरुआत केजरीवाल ने की थी कि हम सभी सीटों पर खुद लड़ेंगे, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी घातक चीज रही। उसका कारण उसमें क्या हो गया, फिर कांग्रेस को भी लगा कि हम खत्म हो जाएंगे तो हमको भी लड़ना चाहिए। और आप देखेंगे कम से कम 14 सीटें ऐसी हैं जहां जो बीजेपी का जो चुनावी फासला है और कांग्रेस को जितने वोट मिले हैं वो बराबर ही हैं। और ऐसा प्रभाव की सब पार्टियों ने भी चुनाव लड़ा, जैसे एनसीपी है, फिर ओवैसी है, और ये सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा कुतर के जो एक बड़ा वोट समूह है जो इंडिया अलायंस को मानता है उसमें टुकड़े हो गए। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज बीजेपी को मिला। और तीसरी बात अकरम भाई जो सबसे परेशान करने वाली है, ये कि जो आरएसएस ने 50,000 मीटिंग्स घर घर पे ली। अब आप सोचिए कि मैं एक पब्लिक मीटिंग में कोई बात कहता हूँ और घर पे जाके लोगों से चर्चा करता हूँ कि आपकी क्या समस्याएं हैं, देखिए हमारा तो इतनी अच्छी विचारधारा है, हमारी इतनी अच्छी पार्टी है, आपको ये मिलेगा, आप मिलेगा। तो मेरा ये निजी मानना है कि जो पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति का जो संपर्क होता है वो सबसे प्रभावशाली होता है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी इनके जीत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। उन्होंने 60,000 मीटिंग्स यहाँ के गांव में जाके ली। अभी दिल्ली में मैंने सुना है कि 50,000 ऐसे उन्होंने घर घर जाके उनके ड्राइंग रूम में बैठकर, उनके घर के सामने बैठकर ये चर्चाएं की है। तो ये चीजों को और कोई पार्टी की ये नहीं है। ठीक है, बात करेंगे तीनों पहलुओं पर। पहला पहलू मैं छोड़ देना चाहता हूं। आपने कहा कि मशीनरी पर कब्जा हो चुका है, लोग ऐसी बात कर भी रहे हैं और सच्चाई भी शायद यही नजर आती है। वरना पुलिस मतदान प्रतिशत बढ़वाने के लिए काम करे, चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़वाने के लिए काम करे, ना कि रुकवाने के लिए काम करे। पर मैं आपके दूसरे सवाल पे आना चाहता हूं। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की तरह नहीं लड़ा। कांग्रेस के अलावा तो सब लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार करने आ रहे थे सर। आपने देखा शत्रुघ्न सिन्हा, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तमाम लोग महाराष्ट्र से भी आके चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक कांग्रेस ही तो साथ नहीं थी। देखिए, इन्होंने जो चुनाव प्रचार किया उसके पीछे मूलभूत विचारधारा ये थी, क्योंकि पहले केजरीवाल ने ये तय कर लिया था कि हम सभी सीटों पे लड़ेंगे
और लोगों को ये परसेप्शन था, लोगों की समझ थी कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व दिल्ली में है नहीं और ये यहाँ मुख्य रूप से अगर जीतना है तो आप पार्टी जीत सकती है। ये उनका कैलकुलेशन रहा होगा। और बीच में आप देखिए लोकसभा से लेकर अभी तक इंडिया गठबंधन की एक भी मीटिंग नहीं हुई। कहीं खड़े होकर उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमको साथ साथ चलना है और ये प्रक्रिया को आगे लेके चलना है। तुरंत जो चुनाव के नतीजे आए कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे आए और एक तरीके से आपने जैसे कहा कि इंडिया अलायंस की विचारधारा का बहुत अच्छा प्रभाव हुआ, पर उसके बाद उसको जिंदा रखने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई। और मुझे लगता है कि उसके कारण फिर केजरीवाल का तो वैसे ही राजनीति अलग है, वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति है, एक तानाशाह की राजनीति है। तो उसके चलते उन्होंने जो फैसला किया कि हम सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो बहुत घातक रहा। अगर कांग्रेस और उनमें एक मुख्य समझौता हो जाता, क्योंकि ये पार्टियां इतनी स्वार्थी हैं कि जब गठबंधन करती हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीटें खींचने की कोशिश करते हैं और उसमें वो सब बंटाधार हो जाता है। जब एक बार उन्होंने किया तो फिर कांग्रेस ने किया, फिर उसके बाद एनसीपी, असदुद्दीन ओवैसी, जो भी सब दल थे, सब ने अपने अपने। क्या कांग्रेस ने हरियाणा का बदला लिया आम आदमी पार्टी से, या आम आदमी पार्टी ने हरियाणा का बदला लिया कांग्रेस से दिल्ली में, क्योंकि इन्होंने वहां गठबंधन नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे नहीं किया? हो सकता है, ये बदला तो नहीं, पर इनके अपने अपने समीकरण है। मेरे ख्याल से अगर हरियाणा में इनका गठबंधन हो जाता, जो मेरे ख्याल से नहीं हुआ, वो बहुत बड़ी गलती थी और उसको पीछे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है कि जब भी हम गठबंधन में रहेंगे तो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को ज्यादा लाभ ही होगा। और उसको जो इन्होंने किया वो एक बहुत हरियाणा में भी एक गलत काम था। अब बदले का क्या सवाल है अकरम भाई? सवाल तो है कि आपको चुनावी मैदान में देखना है कि आपकी विचारधारा कैसे आगे जाती है। उसके लिए बड़ी पार्टियों को थोड़ा सा सहन भी करना चाहिए। ठीक है, आपने कही विचारधारा की बात। अगर इंडिया गठबंधन 2024 में दिल्ली की 7 सीटों पर, यानी कि कांग्रेस और केजरीवाल गठबंधन करके लड़े थे, कहां जीत पाए सर? हाँ नहीं, वो ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने तीनों फैक्टर बताए। एक तो बीजेपी, ये जो हमारी मशीनरी, जो आपने पहला पॉइंट रखा, मशीनरी में बीजेपी बहुत आगे है। दूसरा, इनका जो आरएसएस का सपोर्ट है वो बहुत आगे है। जो इंडिया अलायंस के फेवर में एक ही बात है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी, बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये तीनों चारों चीजें जो इंडिया गठबंधन के अलायंस में हैं वो कम पड़ गई, तो दिल्ली में इसीलिए वो नहीं जीत सके। पर इसमें थोड़ा धीरज रखने की भी जरूरत है कि आप एक बार नहीं जीते तो अपने आप विचारधारा को डंप कर दें, उसको ही इंडिया अलायंस को छोड़ दें, तो वो मेरे ख्याल से बहुत घातक है। क्योंकि आज के समय में अगर भाई मैं मानता हूँ कि ये जो इंडिया अलायंस की कंसेप्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। उससे सब उन्हें उस पर टिक कर रहने की कोशिश करना चाहिए और आगे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम आए वैसे आने पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरएसएस को लेकर। आपने बताया कि दिल्ली में 50,000 मीटिंग इन्होंने घर घर जाकर की। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं पैसे भी दिए, कस्में भी खिलवाई देवी देवताओं की। लेकिन मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। आपने कहा कि महाराष्ट्र में भी इन्होंने 60,000 घर घर जाके मीटिंग की थी। जब जीत जाती है ये बीजेपी, तब आरएसएस आ जाती है कि हमने जितवाया। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हश्र बुरा हुआ तो ऐसा कहने लगे कि आरएसएस इनके साथ नहीं थी। यानी हर मामले में आरएसएस अपने आप को बचा लेती है। देखिए, आरएसएस के बचाने से ज्यादा ये जैसे बाप बेटे में कोई झगड़ा होता है, तो लोकसभा चुनाव के समय बाप बेटे में तनाव था। जेपी नड्डा ने कहा कि हम बाप सक्षम हो गए हैं, जबकि आरएसएस इनके ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें समझना चाहिए। आरएसएस यानी, मैं इसको अंग्रेजी में कहता हूँ सुप्रा पॉलिटिकल, यानी चुनावी राजनीति से ऊपर वाला संगठन है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उन जड़ों को उखाड़ने के लिए बहुत मेहनत का काम है। और पिछले लोकसभा में जेपी नड्डा और उस समय मोदी भी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे थे, तो उस समय आरएसएस थोड़ी सी विचलित हो गई कि हमारा बेटा किस रास्ते पे जा रहा है। तो आप पता है, जैसे बाप को चिंता होती है कि हमारा बेटा गलत रास्ते पे है तो थोड़ा उसका कान पकड़ लेते हैं, थोड़ा उसका ये कर लेते हैं। तो वो लोकसभा के चुनाव में वो हुआ। पर फिर भी मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन साथ में रहे, ईमानदारी से काम करे, तो वो आरएसएस बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। क्या आपको लगता है जिस उग्र राष्ट्रवाद की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, नफरत की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उसके सामने इंडिया गठबंधन उस तरीके से जवाब दे रहा है? मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं। पड़पड़गंज सीट है जहां से पहले मनीष सिसोदिया विधायक हुआ करते थे, इस बार वहां से अवध ओझा को उतारा।
अब बताइए, अवध ओझा हार गए और बीजेपी का वो पार्षद वहां पर विधायक बन गया, जो जा जाकर दुकान वालों से उनके नाम पूछता है, भगवा झंडे लगाता है, मारता पीटता है, और जो कह रहा था कि मैं एक बार विधायक बन जाऊं तो फिर यहां से जिहादियों को मार कूट कर भगा दूंगा। तो नफरतें तो आगे बढ़ रही हैं सर, लग रहा है इनका एजेंडा तो आगे चल रहा है ना, हिंदुत्व वाला। अकरम भाई, ये जो बढ़ती हुई नफरत है वो सबसे बड़ा खतरा है हमारी देश की एकता के लिए और विकास के लिए। और नफरत की जो बीज इन्होंने डाले हैं जिहादी के नाम पे और विदेशियों के नाम पे, ये इस्लाम में जो सब चीज़ों के बारे में, मुसलमान राजाओं के बारे में, मुसलमानों के परिवारों के बारे में, वो तो इतना आकाश पे चला गया है कि वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जब तक सामाजिक संगठन इस नफरत का मुकाबला नहीं करते, मुझे आगे कोई उम्मीद नहीं दिखती। क्योंकि देखिए, नफरत फैलाते हैं, उससे दंगे करवा सकते हैं, उससे ध्रुवीकरण हो सकता है, और समाज का एक बड़ा हिस्सा उसने उसके अंदर ये नफरत बैठ गई है ऐसा, तो उसका फायदा हमेशा ये लेते हैं। जैसे आपने पतपड़गंज का बताया कि मैं इनको भगा दूंगा, वो भगा दूंगा। आप देखिए, देश में कभी भी कोई बात होती है, प्रधानमंत्री से लेके तो इनके नीचे के लोग तक उसी बात, नफरत की बात को लेकर ही आगे चलते हैं, और वो इस प्रकार से इसको समाज को बांटते हैं। मुझे लगता है सर कि जो बुरा होता है समाज के साथ, लोगों के साथ, वो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता है। मैं आपके सामने दो उदाहरण रख रहा हूं, किस तरीके से अमेरिका ने हमारे लोगों को हाथों में हथकड़ियां डालकर, पैरों में बेड़ियां डालकर यहां भेजा दिल्ली चुनाव से ठीक पहले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ हो गई, लोगों को यह भी नहीं बताया जा रहा कि कितने मरे और क्या उनका किया गया, रोते पीटते फिर रहे हैं, उनके परिवारों की शव तक उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो गुजरात दंगे से लेके यहां तक हम देखें, जब भी इस देश में कुछ बवाल होता है, लाशें गिरती हैं, तो इन्हें तो बड़ा राजनीतिक फायदा होता है सर। देखिए अकरम भाई, ये इसमें एक और बात है कि जो आज इनकी प्रोपेगेंडा मशीन है, अब आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, और जो पूरा गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, जो हमारे टेलीविजन चैनल्स हैं, वो इन चीज़ों को कमतर करके बताते हैं। जैसे अभी कुंभ की जो भगदड़ मची, अगर कांग्रेस का शासन होता तो ये तो कांग्रेस की धज्जियां उड़ा देता मीडिया। इस बार कुछ ज्यादा उस पर बात ही नहीं हुई, दूसरी चीजों पे बात की रही। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी चीजें इनके खिलाफ जाती हैं उनको मीडिया ज्यादा प्रोजेक्ट करके नहीं बताता, तो इसलिए उनको ज्यादा नुकसान उससे नहीं होता है, और वो अपने रास्ते पर एक एक कदम आगे चलते जाते हैं। आपके हिसाब से मैं अगर एक लाइन में पूछूं कि ये आरएसएस बीजेपी की विचारधारा की जीत हुई है, फिर सवाल मैं आगे मैं पूछना चाहता हूं इसी में कि मशीन की जीत हुई है, या इंडिया गठबंधन का जो बिखराव है वो एक बड़ी वजह बना है, केजरीवाल के तानाशाही को अलग कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। इन तीनों में से आप किसे मानते हैं? अब ये आपका सवाल बहुत कठिन है, ये सवाल बहुत कठिन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने एक दृष्टिकोण से मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के बिखराव का बहुत बड़ा कारण रहा है इस बीजेपी की जीत में। वैसे तो मैंने जैसे कहा कि वैसे मैं एक तीनों को मैं 33% देना चाहूँगा। 33% इसके कारण है, 33% इसके कारण है, 33% इसके कारण है। तो कारण तो तीनों रहे हैं, पर तीनों का फायदा तो बीजेपी को ही हुआ है। क्या इन्होंने कुछ भी करके दिल्ली को हथिया लिया है ताकि बिहार जीत सकें, बंगाल जीत सकें? और जो खबरें अब कल से चल रही हैं कि अब बंगाल में भी ऐसा ही होगा, बिहार में भी ऐसा ही होगा, वहां पर इंडिया गठबंधन में बिखराव पैदा करने के लिए और अपने लोगों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, या अब वहां पर नफरत की और ज्यादा बातें करके माहौल गरमाने के लिए ये सब किया जाएगा? ये तो हमेशा करेंगे ही, ये तो उनका उनका राजनीतिक तरीका यही है। पर मुझे लगता है बंगाल और बिहार में इनकी ये टैक्टिक्स सफल नहीं होंगी। उसके बहुत अलग अलग कारण हैं, क्योंकि बिहार में जैसे देखा जाए तो लालू यादव और ये तेजस्वी, ये बहुत समझदार नेता हैं, और उनका कांग्रेस से भी बहुत अच्छा रहा है। तो इंडिया गठबंधन को जिंदा रखने के लिए वो काफी आगे रहेंगे। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, ममता बनर्जी खुद काफी सशक्त हैं, और उनकी पैठ जो समाज में है वो बहुत बेगहरी है। तो उससे मुझे लगता है कि ये भले ये तो दावा करेंगे, क्योंकि उनको इस प्रकार की एक मानसिकता बनाना है कि देखो हम यहाँ जीत के आगे भी जीतेंगे, पर उनकी ये टैक्टिक्स बंगाल और बिहार में सफल होंगी, इसका मुझे कोई चांस नहीं दिखता। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बातों पर अपना जो है विचार रखा लोगों के सामने। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जोड़ने की कोशिश करूंगा। मेहरबानी। बहुत धन्यवाद अकरम भाई।